बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई, बल्कि आपने मजबूर किया उसे अलग होने के लिए। आज रमन के घर का मुहूर्त था। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कई रिश्तेदार उनकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। वाकई उसने इतना सुंदर घर बनवाया था। हालांकि था तो 60 गज में छोटा सा घर, पर बहुत करीने से बनाया गया था। लेकिन साथ ही कुछ रिश्तेदार दबी जबान से रमन और उनकी पत्नी साक्षी की बुराई भी कर रहे थे। भला नए घर की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा बंगला तो था इन लोगों का। बेवजह महल को छोड़कर छोटे से घर में आ रहे हैं। वाकई अक्लमंदी का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ ने कहा, माँ बाप की सेवा करते जोर आता है, इसीलिए माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो कर ही लेते। दोनों बुढ़ापे में अकेले रह गए। अरे बहू संस्कारी नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती होगी इनके साथ। भैया आजकल इनको आज़ादी पसंद है। बंधनों में कोई बंधकर रहना नहीं चाहता। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अरे औरत कब त्रियाचरित दिखा दे कह नहीं सकते। देखो शादी के 7 साल बाद जाकर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर अलग हो रही है, और इस बात से माथे पर बिल्कुल भी सिकन तक नहीं आ रही है। देखो कैसे तैयार होकर पूजा में आई है। जितने मोह उतनी ही बातें। पूरी रिश्तेदारी में मधु जी और हितेश जी बेचारे बने हुए थे। दोनों ही चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि बेटे बहू पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ का काम पूरा हुआ तो बहू साक्षी सबके पैर छूने के लिए उठी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर के पास जाकर उनके पैर ही छुए। ससुर जी तो फिर भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सास मुंह बनाते हुए बोली, तू मेरे बेटे को लेकर अलग हुई है ना? देख भगवान ने तुझे भी ही एक बेटा दिया है। तेरे कर्मों को तू यही भुगत कर जाएगी। मधु जी आशीर्वाद के जगह श्राप देते हुए बोली, पर साक्षी ने मधु जी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और रिश्तेदार के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने नए घर में किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसके बाद वो रसोई में आ गई। आखिर नई रसोई में खिचड़ी जो बनानी थी, उसके बाद ब्राह्मण और कन्या भोज कराना था, और उन्हें वो खिचड़ी भी परोसनी थी। खिचड़ी बनाते बनाते उसे वो दिन याद आ गया जब वो रमन की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल का मकान काफ़ी बड़ा और आलीशान था। एक पल के लिए तो उसके पैर अपने आप ही बाहर ठिठक गए। सचमुच कितना सुंदर मकान था वो। लेकिन वो मकान तो सिर्फ मधु जी और हितेन जी का था। ये बात उसने बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर रंगीन बेडशीट बिछा दी, जो वो अपने साथ लेकर आई थी। जब मधु जी ने ये देखा तो काफ़ी हंगामा कर दिया। आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में लाइट कलर्स ही पसंद हैं, इसीलिए इस बेड को अभी हटाओ यहाँ से। सासू माँ के इस रवैये से साक्षी हैरान रह गई और उसने चुपचाप बेडशीट हटा दी। कभी रसोई की सफाई को लेकर तो कभी पर्दे बदलने को लेकर हर चीज़ में मधु जी साक्षी को टोकती थी, और हर बार ये कहना नहीं भूलती थी कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा। रमन भी मधु जी के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता।
अभी तक तो साक्षी अकेले ही थी, लेकिन बेटे प्रिंस के होने के बाद तो और ज़्यादा समस्या हो गई। छोटा था तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, कभी किसी कमरे की सामान बिखेर कर चला जाता तो कभी किसी कमरे की, और डांट पड़ती साक्षी को। डांट के डर से साक्षी घर में ही सिमट कर रह जाती, पर फिर भी उसे डांट पड़ ही जाती। आखिर बेटे को घर में रहने वाले संस्कार नहीं सिखा पा रही थी। प्रिंस जब स्कूल जाने लगा तो और बच्चों की तरह वो भी पेंसिल, कलर वगैरह से दीवार पर लिख देता। बस मधु जी और हितेन जी इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देते और साक्षी कपड़ा लेकर दीवार की सफाई करने लगती। लेकिन आखिर कब तक? आखिर वो भी इंसान ही थी। एक दिन अचानक मुंह से ही निकल गया, माँ जी, प्रिंस अभी बच्चा है। बच्चे थोड़ा बहुत शरारत करते ही हैं, आखिर इन्हें बांधकर कैसे रखूं? मुझे नहीं पता, तेरा बेटा है, तू ही संभाल। मैं अपने घर को गंदा होने नहीं दूंगी। मुझे मेरा घर साफ सुथरा पसंद है। मधु जी तो दो टूक जवाब देकर वहां से चली गई। साक्षी हक्की बक्की सी उन्हें देखती रह गई। वो दिन था जब पहली बार साक्षी ने रमन से अलग घर लेने के लिए कहा था, पर रमन ने उस दिन भी साक्षी को चुप करा दिया। साक्षी माँ है, थोड़ा सा सुन लिया करो। अब वो बुजुर्ग है, कुछ कह देती है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। पर ऐसे कैसे रमन? मेरे बच्चे का बचपन तो वो जी भी नहीं पा रहा है, ऊपर से माँ जी सोचती भी नहीं है, किसी के भी सामने चिल्लाना शुरू कर देती है। आखिर कब तक सुनूं मैं? साक्षी, थोड़ी सी हिम्मत रखो लो, समझो मेरी बात को। माँ पापा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। अब इनके आगे साक्षी कुछ नहीं कह पाई। लेकिन उस दिन तो रमन घर पर ही था। बाहर बारिश हो रही थी, पता नहीं कैसे पीछे वाला दरवाज़ा खुला रह गया और प्रिंस खेलता हुआ बाहर उस छोटे से बगीचे में आ गया। बच्चों को तो वैसे भी पानी से बहुत लगाव होता है। 4 साल के प्रिंस को भी बड़ा मज़ा आने लगा। वहीं गमले में से मिट्टी निकाल निकाल कर खेलने लगा और पानी में भीग रहा था। थोड़ी देर बाद अपने उन्हीं गंदे पैरों के साथ वो घर में आ गया। पूरे फर्श पर मिट्टी का गीला हो चुका था। ये देखकर मधु जी आग बबूला हो गई और उन्हें खींचकर एक चांटा प्रिंस को दे मारा। कुछ सिखाया नहीं है तेरी माँ ने तुझे? बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरा घर गंदा कर दिया। मधु जी की मार से प्रिंस जोर जोर से रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। वहाँ का मंजर देखकर उन लोगों को समझते देर न लगी कि क्या हुआ होगा। प्रिंस को रोता देख साक्षी प्रिंस को गोद में उठाकर कमरे में चली गई। पर रमन बोला, माँ वो बच्चा है, उसे इतनी समझ थोड़ी है ना कि गंदे पैरों से घर में नहीं आया जाता। अगर समझ नहीं है तो समझ सिखाओ उसे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कर रखो उसे। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब उसे महारानी को बोलो कि छोड़ो उसे, पहले बाहर आकर फर्श साफ करें। रमन हैरान होकर मधु जी की तरफ देखता रह गया। ये देखकर मधु जी बोली, अब यूं ही घूरता रहेगा, मुझे या फर्श की साफ सफाई करवाएगा? आखिरकार रमन खुद ही बाहर गया, कपड़ा लेकर आ गया और पूरे फर्श पर उसने पोछा लगा दिया। पर मधु जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन रमन ने ठान लिया कि वो छोटा सा ही सही अपना खुद का मकान बनवाएगा। ऐसा मकान जहां उसका बच्चा उसका बचपन जी सके। और आज वो सपना साकार हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही भोजन का आयोजन किया गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर और फिर एक बार और रमन और साक्षी को बधाई देकर वहां से रवाना हो गए। अब घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे।
साक्षी और रमन उसके मायके वाले को विदा कर अंदर आए तो मधु जी खड़े होते हुए बोली, रमन, अब हम भी जाएंगे हमारे घर। तुम्हारा काम हो गया तो हम भी यहाँ से निकलें। उनकी बात सुनकर रमन और साक्षी वहीं खड़े रह गए। रमन ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? आज तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तब हितेन जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ पर कोई नहीं है और तुझे तो पता है कि आजकल घर सुना छोड़ना सही नहीं होता, इसीलिए तू तो कैब बुक कर दे, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुक कर क्या करेंगे? अगर तुझे सेवा ही करनी होती तो उस घर में कर चुके होते, ये नए घर का तमाशा नहीं करते। मधु जी साक्षी की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि साक्षी जवाब देगी, लेकिन साक्षी तो चुपचाप अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वो और ज़्यादा तिलमिला गई। अब गुस्सा निकालने के लिए तो चाहिए था, इसीलिए अपने बेटे रमन को सुनाते हुए बोली, तेरी बीवी तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही मुझसे, फिर उसके यहाँ पर रहकर करूँगी क्या? मान सम्मान तो हमारा भी है, अगर वो ऊंची नाक की है तो हम भी ऊंची नाक के हैं। हमें तो नहीं रुकना तेरे इस नए घर पर, हमें तो हमारा घर ही भला है। वैसे भी तुम्हारे मकान से काफ़ी बड़ा है वो। माँ क्यों बात को खींच रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने कम से कम छोटा ही सही एक मकान तो बनवाया। हाँ, तू तो अपनी बीवी के पक्ष में ही बोलेगा। याद रख, तेरा भी एक ही बेटा है। वैसे बहू तुझे लेकर अलग हो गई और हम अकेला छोड़ दिया, वैसे ही तुम भी तरसोगे। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। अपनी बहू अपने बेटे को लेकर अलग नहीं हुई, बल्कि आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। आप हर बात में अपनी घर का ताना देती थी। उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आज़ादी से खेल नहीं सकता था। तो अब वो घर ही हमारा नहीं है तो फिर भला वहाँ रहकर हम क्या कर सकते? रमन, फटाफट से कैब बुक करा दे बेटा, हमें जाना है। और मधु, तुम चुप रहो। अब की बार हितेन जी ने कहा तो रमन ने मोबाइल निकालकर फटाफट कैब बुक करा दी। थोड़ी देर में कैब वहाँ आ गई और हितेन जी और मधु जी वहाँ से रवाना हो गए।